नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी मानस खंड ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि इस बार झांकी का विषय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही सुझाया था और गणतंत्र दिवस से पहले सीएम ने खुद जाकर झांकी का निरीक्षण भी किया था। मानस खंड पर आधारित इस थीम के साथ उत्तराखंड ने फर्स्ट पोजीशन बैक किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका आइडिया, इसका सुझाव दिया था। Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer park. उत्तराखंड के लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए सभी का प्रयास बहुत अच्छा था। सारी झांकियां अव्वल थी, पर एक कोई न कोई प्रथम आती है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में पास होते हैं 60, 60, 60 यानी कि 60 नंबर तीनों को मिले और एक को थोड़ा आगे मिल गया तो प्रथम आ जाता है, लेकिन किसी की कोई कमी नहीं थी। मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड की झांकी समेत जितनी झांकियां आज चयन हुई हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के कोने कोने से झांकियां आई हैं। ये हमारी एकता को दिखाता है, दर्शाता है। बोली भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, हमारी संस्कृति एक है, ये दिखाता है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। सूचना निदेशक केएस चौहान जी। सर, लगातार आप भी इस झांकी को रंगरूप देने में, कलाकारों का साथ देने में लगे रहे दिन रात। एक आखिरकार मेहनत रंग लाई, आपके हाथ में पुरस्कार भी है, कैसा लग रहा है? बेहद खुशी हो रही है, चूंकि ये टीम वर्क है पूरे सूचना विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जितने कलाकार इस झांकी में सम्मिलित थे और झांकी को जो बनाने वाले थे, पूरी टीम वर्क से आज प्रथम पुरस्कार हम लोगों को मिला है। और जैसे कि मानस खंड का जो थीम था माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से रखा गया था, और मानस खंड का आशय कि कुमाऊं क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन कैसे बढ़े। जो कुमाऊं के मंदिर है वो मंदिर माला मिशन के तहत उसका कैसे पर्यटन बढ़े, कैसे वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, इसी मिशन के लिए और इसी थीम के आधार पर इस थीम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चयन किया था। बिल्कुल, और साफ तौर पे तमाम कलाकारों के अंदर जो उत्साह है वो देख सकते हैं आप। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकली थी उसमें पहला पुरस्कार कहीं ना कहीं उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। कर्तव्य पथ पर निकली हुई झांकियों में उत्तराखंड को पहला पुरस्कार मिला है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी हैं। सर, पहला पुरस्कार मिला है, यहाँ रक्षा राज्य मंत्री जी भी मौजूद थे। कैसा लग रहा है? खासतौर पर उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला है, सभी लोगों की नजरिए थी, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा जो वीडियोज हैं उत्तराखंड की झांकी को लेकर देखे गए। देखिए, झांकी आकर्षक थी, इसलिए जैसा आप कह रहे हैं वीडियोज देखे गए हैं, और पुरस्कार मिलना भी प्रसन्नता का विषय है और पहला पुरस्कार मिलना निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है। हम सबके लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। सर, मानस खंड ही अब की बार इस झांकी का थीम क्यों रखा गया? क्या मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, उनकी भी जो प्रेरणा थी वो इसको लेकर मिली थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही निर्देश दिया था मानस खंड को लेकर कि जो हमारी मानस खंड मंदिर माला परियोजना है उसकी थीम पर झांकी बनाई जाए और उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क और लोक परंपराएं को दर्शाया जाए। उन्होंने झांकी निर्माण के समय निरीक्षण भी किया था, तो उन्हीं के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने इसको बनाया था और पूरी टीम ने अच्छी मेहनत किया और परिणाम आपके सामने है। सर, कलाकारों को और खासतौर पर उत्तराखंड के लोगों को इस पुरस्कार पाने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं वो बहुत समृद्ध हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो बहुत समृद्ध हैं। उनको संरक्षित करना, संवर्धित करना हम सबका दायित्व बनता है और निश्चित रूप से चूँकि हमारे लोक कलाकार अपनी लोक परंपरा को जीवित रखते हैं और उसको संवर्धन कार्य भी करते हैं, तो ये पुरस्कार पाने को उपरांत निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम आवास पर हुई। हालांकि दोनों के बीच ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई।
वहीं आर के सुधांशु ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, क्या कुछ कहे वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि आर के सुधांशु ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वन में आग लगना बड़ी समस्या है, जंगलों में आग की घटनाएं रोकने के लिए अभी से तैयारी शुरू की गई है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को भी सहयोग देना होगा। उत्तराखंड में फॉरेस्ट सीजन से पहले ही राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर जो प्रमुख सचिव वन हैं उनके द्वारा वनों में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख आर के सुधांशु साहब हैं। सर, आज आपने निर्देश भी दिए हैं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए, तो सर इस बार क्या खास प्रयास होंगे? पिछली बार हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर जंगल जल गए, हालांकि तैयारियां पिछली बार भी थी। देखिए, ये हमारे लिए वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके उत्तराखंड में जहाँ वन का आच्छादन लगभग 70% के करीब है। तो हमारे लिए ये और चिंता का विषय है। इसी वजह से हम लोगों ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है और जहाँ तक इक्विपमेंट दिए जाने का सब प्रश्न है, इसके लिए भी हम लोग वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पूर्व में भी जिलाधिकारियों का हमारा पिछले वर्ष काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला था और इस बार भी हम लोगों ने उनको एक तो क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं जिलाधिकारी को उत्तराखंड शासन की ओर से, और साथ में उनसे ये अपील भी किया गया है कि मतलब उनका सक्रिय भागीदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। और इसी को देखते हुए पूरा एक SOP, एक गाइडलाइंस, एक निर्देश जारी किया गया है। सर, इसमें पुलिस का भी कुछ रोल होगा, क्योंकि कुछ स्थानों पर पुलिस को भी सूचना पहले आ जाती है। पुलिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पुलिस भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो उसी तरह से हमारी QR टीम, क्विक रिस्पांस टीम फॉरेस्ट की भी है। तो आपस में उन लोगों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और उसके लिए भी हम लोग उसमें सक्रिय हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। सर, एक और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के बनबसा से, जो कि चंपावत मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, को नेपाल जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर की एक नई सड़क आ रही है, जो कि 4 लेन सड़क होगी। अभी तक हम नेपाल जाते तो थे, पर एक पुराने पद्धति के जो रास्ते हैं, झूला पुल आदि होते हुए या झील को होते हुए जाते थे, ये सर नई सड़क बनने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नेपाल की कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से भारत के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए NHAI को ये कार्य सौंपा गया है और लगभग 4-4.5 किलोमीटर की ये सड़क है, 4 लेन सड़क है, जो कि अगर देखा जाए चंपावत को, टनकपुर को नेपाल से जोड़ेगा। जिससे 4 लेन होने से इसका फ़ायदा ये है कि किस तरह से जैसे जो आर्थिक एक तरह से कॉरिडोर की बात हो रही है, किस तरह से दो देश आपस में जुड़े, ये इससे एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सर, कब तक ये सड़क बनना शुरू होगी? कितने का प्रोजेक्ट है और अभी तक इसका क्या अपडेट है? मैं बताना चाहूँगा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से जो भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र की बात थी, वो सारी चीज़ें राज्य सरकार के स्तर से फैसिलिटेट की गई और यही वजह है कि जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र का केस था वो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। NHAI के द्वारा टेंडर भी अवार्ड कर दिया गया है और चूँकि 4 लेन सड़क है और दो देशों के बीच का है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 वर्षों में इसकी ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि हिंदुस्तान से नेपाल को जोड़ने के लिए बनबसा से 4 लेन सड़क बनने जा रही है और इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले 2 वर्ष में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और ऋषिकेश में प्रदेश कार्य समिति में जोशीमठ आपदा के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माओवादियों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के मुद्दे और माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही हैं। महेंद्र भट्ट इस बयान के बाद कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस बयान की तीखी निंदा की है। गरिमा दसौनी का कहना है कि महेंद्र भट्ट का जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान अत्यधिक गंभीर है और उन्होंने कहा कि अगर सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाने वाले जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं
और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास इसके पुख्ता सबूत है, तो ऐसे में इसे सरकार का फेलियर ही समझा जाएगा। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस ओर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की है। पंत की जो सोच रही है वो अनेकों जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं उनके खिलाफ सदैव रही है। वह एनटीपीसी का प्रोजेक्ट अभी तक एक क्लियर नहीं हुआ, एनटीपीसी के कारण ये हुआ है। एनटीपीसी बने हुए क्योंकि काम समाप्ति की ओर था और अभी वैज्ञानिकों ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आखिरकार इस विषय को लेकर आप सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध करने का कौन सा कार्यक्रम लिए हुए बैठे हैं? बहुत क्लियर हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आईसा, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और शुरू से ही जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो। और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं। उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो कुप्रचार हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ। पंत की उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने जोशीमठ में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही है और ऐसे वक्त पर कही है जब जोशीमठ में क्राइसिस आया हुआ है, आपदा आई हुई है और लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुशनुमा वादियों में जहर घोलने का काम महेंद्र भट्ट के इस बयान ने किया है। बहुत ही गंभीर बयान है। यदि महेंद्र भट्ट के पास कोई इनपुट है इस तरह का जिसमें उन्हें लगता है कि कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास हैं कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सीएम धामी ने कहा कि ऐसे लोग राज्य में अभी भी मौजूद है जिन्हें राज्य के विकास से ज्यादा विकास को अवरुद्ध करना प्राथमिकता रहती है, क्योंकि जब 4 धाम की सड़कें बन रही थी उस दौरान भी तमाम लोग अड़ंगा डालने का काम कर रहे थे। ऐसे में लोगों के लिए भारत, उत्तराखंड और यहाँ की जनता का हित कभी जरूरी नहीं है। ऐसे लोग जो पहले 4 धाम जो सड़कें बन रही थी उसमें भी विभिन्न प्रकार से अड़ंगा लगाने का काम कर रहे थे, जिनके लिए भारत, उत्तराखंड और यहाँ की जनता का हित कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है, जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। ऐसे लोग आज भी कहीं न कहीं किन्हीं शक्तियों के प्रभाव में आकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि सारे विकास के कार्यों को रोक दें, जो कदापि उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम लोगों के बीच में यह भी सुझाव लोगों के आए हैं कि जो विकास के कार्य हैं उनमें दोनों प्रकार का संतुलन हो, यानी कि इकोनॉमी और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और आर्थिकी, दोनों का ध्यान में रखते हुए हम आगे की योजनाओं पर काम कर रहे हैं और करेंगे। वहीं ऋषिकेश में प्रदेश कार्य समिति में जोशीमठ आपदा के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माओवादियों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के मुद्दे को माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही है। महेंद्र भट्ट इस बयान के बाद कांग्रेस के निशाने पर आए हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि जिस जोशीमठ की मदद होनी चाहिए उसे माओवादी करार दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला महेंद्र भट्ट का बचाव करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि एक सोच विशेष इस पूरे जोशीमठ आपदा पर इलाके में हावी है और सबको पता है कि कौन लोग हैं। राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर वहां के लोगों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। नहीं दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, जिन लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान उजड़ गए हैं, लोग आज जो है दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहे हैं और ऊपर से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको माओवादी कह करके
पुकारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर प्रभावित हैं, सरकार उनका विस्थापन जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर करने का काम करे ताकि वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। पहले तो सरकार विलंब से जागी और जागने के बाद जिस त्वरित गति से कार्य करना चाहिए था वो होता हो नहीं दिखाई दे रहा है। रिहेबिलिटेशन की जब बात होती है तो 3 फॉर्मूले जो है सुझाए जाते हैं। अरे भाई, एक ठोस फॉर्मूला जो है सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार से कहे, मोदी जी से कहे कि वो एक पैकेज दे ताकि लोगों का विस्थापन हो सके और वो अपना जीवन यापन जो सही तरीके से कर सके। जिस दिन से आपदा आई है, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया है। वहां पर किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इस पर हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे कंपनसेशन देने की बात हो, उनके पुनर्वास की नीति की बात हो, उस पर सरकार काम कर रही है। कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग, जो लोग कहते थे कि दिल्ली दूर है, बीजिंग नजदीक है, ऐसी विचारधारा के लोग जिनके पीछे एक व्यक्ति नहीं होता है, ऐसे लोग जाकर के केवल कभी वहां के लोग जो बैठे हैं या वहां के लोगों को जो बैठाया गया है, उन लोगों के बीच में जाकर के भड़काने का काम जो कर रहे हैं, अध्यक्ष जी ने कहा ये ठीक नहीं है। इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब जब जब इस प्रकार के काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी देती रहेगी। अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि भाई इस प्रकार की जो विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों का केवल एक ही काम है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इनके पास कोई काम की बात नहीं बची है, तो जहां पर मौका लिए वहां पे राजनीति करने शुरू कर दे। तो इन लोगों का, इस प्रकार की राजनीति करने वालों का, लोगों का विरोध उत्तराखंड की जनता वक्त आने पर इनके जवाब देगी और करेगी। कांग्रेस अगर जो इस प्रकार की राजनीति कर रही है तो कांग्रेस का जो हश्र अभी तक हुआ, इससे भी बुरा हश्र होने वाला। जिस दिन से आपदा, उत्तराखंड की धामी सरकार खाद्य विभाग के माध्यम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है जिसका लाभ प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। जी हां, इसके लिए खाद्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भी भेज दिया है। योजना के तहत प्रदेश सरकार सस्ते दामों पर चीनी और नमक राशन कार्ड धारकों को देने जा रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उनकी कोशिश है कि खाद्य विभाग के माध्यम से आम जनता को चीनी और नमक उपलब्ध कराया जाए, जिसको लेकर योजना फाइनल हो गई है। खाद्य विभाग की यह कोशिश है कि उत्तराखंड की जो जनता है, जिस प्रकार से उसको प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त खाद्यान्न योजना से जोड़ने का काम किया है, जनता की मूलभूत आवश्यकता में गेहूं है, चावल है, ठीक उसी प्रकार से उनके लिए चीनी भी, क्योंकि हर उत्तराखंडी की शुरुआत सुबह चाय से होती है, तो उस चीनी की भी आवश्यकता है और एक फोर्टिफाइड नमक की भी आवश्यकता है जो उसके दिन भर के भोजन में कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग होता है। तो ये दोनों मूलभूत चीज़ें उनकी मौलिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं जिसको देने का निर्णय खाद्य विभाग ने किया है और इसको लेकर जो है विभाग ने अपनी ओर से पूर्ण प्रस्ताव भी तैयार कर लिया। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।